ये यहाँ पे Good evening, friends. We are going to start with a very interesting topic called as trigonometry. This is base of your entire 11th and 12th standard. And if you are doing engineering, then it is the base of engineering. You cannot go for engineering without doing trigonometry. Okay. So let's start with this. One thing, what happens is, जैसे ही बंदा 10th स्टैंडर्ड पास होता है और अगर उसको डॉक्टरी में जाना होता है तो वो सोचता है कि 10th स्टैंडर्ड के बाद मुझे मैथ्स का जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपको फिजिक्स होगा, ओके, और फिजिक्स में आपको मैथ्स लगता है, खास करके ये वाला टॉपिक जो कि है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। सो कुछ भी हो जाए, इस चैप्टर को ऑप्शन में नहीं डालना है, बहुत ही इजी चैप्टर है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। और हम यहाँ पर चीजें बाहर कम करेंगे और समझेंगे ज्यादा। So let's understand. So trigonometry. So I'll break this word into. So ये जो word है trigonometry, ये 3 शब्दों से बना हुआ है। Tri stands for 3, gono stands for angle, and metry stands for measurement. मतलब trigonometry का मतलब ऐसा हो गया कि 3 एंगल्स का मेजरमेंट वाला जो ज्योमेट्री है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। इट इज आल्सो कम फ्रॉम आवर संस्कृत वर्ड त्रिकोणमिति। हमारे संस्कृत वर्ड से आया हुआ है त्रिकोणमिति से। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो बहुत ज्यादा कुछ बाय हार्ट नहीं करना है मैथ्स में, खास करके। लेट्स स्टार्ट। So if I take a right angle triangle, मैं एक right angle triangle ले रहा हूँ and I'm naming it as A, B and C. Okay. So we know that side opposite to right angle, that is 90 डिग्री की जो opposite है उसको हम लोग hypotenuse बोलते हैं। तो एक एंगल C और एंगल A है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों में से किसी भी एंगल सी को या एंगल ए को, आपका चॉइस है, किसी को एक को हम लोग क्या करेंगे, ग्रीक लेटर से डिनोट करेंगे। ओके, कौन से लेटर से? ग्रीक लेटर। और उस ग्रीक लेटर को हम लोग बोलते हैं थीटा। इस तरीके से लिखते हैं और उसको बोलते हैं थीटा। अब ऐसा कि हम लोग एबीसी बोल सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हम लोग कल क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि जब भी हम थीटा सुने तो दिमाग में एंगल ही आना चाहिए। देखो एबीसी हम लोग कॉन्स्टेंट्स के लिए भी यूज करते हैं। ओके, हम लोग वर्ड्स इंग्लिश के लिए भी यूज करते हैं। सो क्या हो जाता है ना, वो जनरल हो जाता है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आते हैं तो थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देते हैं चीजों को, कि फ्यूचर में जब भी आप ये वर्ड सुनो क्या थीटा, तो दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, एंगल। इसलिए हम लोगों ने इंग्लिश वर्ड्स से दूर जाके हम लोगों ने क्या किया, ग्रीक लेटर्स को यूज किया। तो मैंने एंगल सी को थीटा से डिनोट किया, मतलब एंगल सी है, बट खाली डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा से डिनोट कर रहा हूँ। सो अब ये वाला जो साइड है ए बी, वो इस एंगल के ऑपोजिट में है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ ऑपोजिट। तो इस वाले साइड को जो बच गया साइड है उसको मैं बोलूंगा एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब बाजू वाला। किसके बाजू वाला? एंगल के बाजू वाला। ये एंगल के ऑपोजिट वाला, ये एंगल के बाजू वाला। तो 3 साइड्स हो जाती है। तो 3 साइड से तो मैं कितने रेशियो बना सकता हूँ? रेशियो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, है ना। तो 3 अगर साइड है तो कितने रेशियो बना सकता हूँ? 6 रेशियो बना सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, खाली वो रेशियोज लिख रहा हूँ फिलहाल। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ
रेशियो बना रहा हूं, तो पहला रेशियो मैं बना रहा हूं ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस साइड बाय दिस साइड, then this side by this side, so लिख सकता हूं adjacent upon hypotenuse। फिर ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लिया, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लिया, तब किसका रेशियो बच गया? इन दोनों का, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकता हूं ना, तो इसका रेसिप्रोकल लिखता हूं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज था तो लिख देता हूं हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज था तो उसका उल्टा लिख देता हूं हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट था तो उसका उल्टा लिख दिया एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो यहां पर मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, मैंने खाली क्या किया, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 साइड्स है तो 3 साइड्स के मैंने खाली रेशियो लिख दिए, पहले 3 रेशियो अलग अलग बना सकता हूं, फिर उसका उल्टा लिख सकता हूं, तो टोटल में कितने रेशियो बना सकता हूं? 6 रेशियो बना सकता हूं। तो बस मैंने वही किया, मैंने खाली 6 रेशियो बनाने का काम किया और कुछ नहीं किया है। ओके, डायग्राम के अनुसार अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, so this becomes opposite as AB and hypotenuse is AC, adjacent as per the diagram is BC and hypotenuse is AC, as per diagram opposite is AB and adjacent is BC. So we just have to write reciprocals of this, that is reverse of this, so this becomes AC upon AB, this will become AC upon BC and this will become BC upon AB। तो अब क्या बार बार ऐसे ही इसको याद रखेंगे क्या? तो कैसा नाम दे देते तो आसान हो जाता है ना याद रखने के लिए, इसलिए इन सभी 6 रेशियोज को हम लोग ने क्या दे दिया? सेपरेट सेपरेट नाम दे दिया। all these 6 ratios are being given some name, so that name let us see, ये जो मैंने लिखा किसके संदर्भ में लिखा? इस थीटा के संदर्भ में लिखा है ना। अगर मैं ए एंगल को थीटा मानता तो क्या हो जाता? तो बीसी मेरा ऑपोजिट हो जाता और ए बी मेरा एडजेसेंट हो जाता। मतलब आप थीटा किससे को डिनोट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इट मैटर्स what you are denoting as theta. In this case I have denoted c as theta, मैंने c को as a theta क्या किया है? डिनोट किया है। इसलिए ये जो भी चीज मैंने लिखी है उस थीटा के संदर्भ में लिखी है। कैसे? बिकॉज उस थीटा के संदर्भ में ही मैंने ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज लिखा था, है ना। इसलिए ये चीज ध्यान में रखना है कि थीटा के संदर्भ में, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ या क्या करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ साइन ऑफ थीटा। तो हम लोग ने एक रेशियो लिखा था, किसको क्या रेशियो लिखा था? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा साइन ऑफ थीटा। रेशियो मैंने क्या बोला? हर एक 6 जो रेशियोज मैंने किए हैं, हर एक 6 रेशियोज को कुछ ना कुछ मैं क्या कर दूंगा? नाम बोल दूंगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया साइन, किसका? थीटा का, इसलिए मैं उधर लिखूंगा साइन ऑफ थीटा। ओके, फिर इसको मैं बोलूंगा कोसाइन ऑफ थीटा, शॉर्ट में लिखते हैं कॉस। ओके, फिर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट थर्ड रेशियो, तो इसको हम लोग नाम देते हैं टैंजेंट ऑफ थीटा, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टैन ऑफ थीटा। फिर ये इसका उल्टा है, ओके, इसको बोलते हैं कोसिकेंट ऑफ थीटा। क्या बोलते हैं? कोसिकेंट ऑफ थीटा। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कोसेक थीटा। फिर ये कॉस का उल्टा है, ओके, कॉस का रेसिप्रोकल है, इसको नाम है सीकेंट ऑफ थीटा। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेक ऑफ थीटा। फिर ये वाला जो रेशियो है इसको बोलते हैं कॉट ऑफ थीटा, मतलब कोटैंजेंट। कॉट का मतलब, सो इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉट ऑफ
थीटा। सो ये रेसिप्रोकल था किसका, साइन का, इसलिए मैं लिखूंगा cosec थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा। ये sec थीटा मुझे कैसे मिला था, इसका रेसिप्रोकल लिख के, है ना, इसलिए मैं बोलूंगा sec थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन cos थीटा। फिर ये हम लोग ने किसका रेसिप्रोकल लिया था, tan का, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट था तो उसको उल्टा लिखा था, इसलिए cos थीटा को मैं बोल सकता हूं 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर है? तो एक फुल फॉर्म लिख लेते हैं, जो साइन लिखा है उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर कोसाइन, कॉस मतलब होता है कोसाइन, फिर हमने लिखा है टैंजेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं tan ऑफ थीटा, फिर कोटैंजेंट, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं cot ऑफ थीटा, फिर सीकेंट ऑफ थीटा, सो इसको sec शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, फिर कोसेकेंट शॉर्ट फॉर्म में कोसेक लिखते हैं। अब अगर आप नाम देखो और थोड़ा सा नाम पे गौर फरमाइएगा तो if you pay attention on the names you will understand that this tangent and secant has something to do with the circles, right? So that is why the name trigonometry is many times misleading. ये ट्रिग्नोमेट्री नाम से हमको हमेशा क्या लगता है कि ये सिर्फ किस पे अप्लाई हो सकता है, ट्राइंगल्स पे, ऐसा नहीं है, इस सर्कल्स पे भी अप्लाई होता है। जब वेस्टर्न वर्ल्ड में ये डिराइव हुआ था तो इसको ट्रिग्नोमेट्री नाम से नहीं जाना जाता था, मतलब न्यूटन के टाइम की बात कर रहा हूँ, न्यूटन गैलीलियो उनके टाइम पे जब ये मैथमेटिक्स यूज होता था तो इसको किस नाम से जाना जाता था, सर्कुलर फंक्शंस। ये ध्यान में रखना है। आप लोग जब 11th में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो उस टाइम पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सर्कुलर फंक्शंस ऐसा क्यों नाम बोला है। तो एक चीज ध्यान में रखना, ट्रिग्नोमेट्री का एक और नाम क्या है, सर्कुलर फंक्शंस की। वैसा अगर आप नाम पे ध्यान देंगे तो टैंजेंट, टैंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता है। सीकेंट, सीकेंट का क्या मतलब होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती है। ओके, फिर हम लोग लेंथ ऑफ सीकेंट, लेंथ ऑफ टैंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है कोटैंजेंट कोसीकेंट का। तो देखेंगे हम लोग 11th में। एज ऑफ नाउ इसको ध्यान में रखो कि ये सर्कल से रिलेटेड है, इसलिए रेशियो के नाम्स उस टर्म्स में कुछ दिए हुए हैं। तो आपको पूरे चैप्टर में खाली यही ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना, मैंने जो 6 रेशियोज लिखे हैं ना, उसमें से मैंने इन 6 रेशियोज को खाली नाम देके रखा है। क्या नाम देके रखा है, साइन, कोसाइन, टैंजेंट या टैन, ओके, कॉट, सेक और कोसेक, बस इतना ही ध्यान में रखना है। तो क्या ध्यान में रखना है, साइन क्या होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा, क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टैन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बाद में आपको क्या करना है, सबका रेसिप्रोकल ही लिखना है। फिर कॉट क्या होगा, टैन का रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। सेक क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का रेसिप्रोकल। फिर कोसेक क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल, सो दैट विल बी हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। बस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, बाकी हम क्या करेंगे उसको बाय हार्ट नहीं करेंगे, समझेंगे। बिकॉज जब हम लोग मेन JEE और नीट का एग्जाम देते हैं ना, तो आप मोर देन 50 चैप्टर्स आपको एग्जाम्स में एक साथ में आता है, कितना याद रखेंगे, इसलिए याद नहीं रखना है। Okay, I hope you have understood this. अब एक और चीज हम यहाँ पर अगर गौर करें तो हमको पता चलेगा कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ये मेरा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, ये मेरा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी हाइपोटेनियस, यहाँ पर भी हाइपोटेनियस, हो जाएगा कट और बचेगा क्या, बचेगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
जो कि क्या होता है tan of theta. Therefore, tan of theta can be written as sin theta by cos theta. So अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, if you pay little bit attention, you will understand that all the trigonometric ratios can be broken down into sin and cos. Because tan को मैंने sin और cos में लिखा तो cot भी बस ऑब्वियसली उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. sec भी 1 by cos लिखा है, cosec भी 1 by sin लिखा है. मतलब इन शॉर्ट बेसिक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए. कौन? sin और cos. बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या कर सकता हूं? sin और cos में से डिराइव कर सकता हूं. ओके, ये ध्यान में रखना है. तो ये जो हमने पढ़ा है इसको मैं बोलूंगा डेफिनेशन. मैं इसको क्या बोलता हूं? मैं इसको बोलता हूं डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. क्यों? मैंने रेशियो लिया है ना साइड का, तो ये जो हमने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेफिनेशन है. बस इतना ही ध्यान में रखना है. ओके, क्या करना है? बस आपको इतना ही चीज ध्यान में रखना है. मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं कि टेबल कैसे बनाते हैं. मतलब ये रेशियो है, मतलब ये एंगल्स होगा. तो एंगल्स 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी ऐसे एंगल्स होते रहेंगे ना. तो इनकी कुछ सर्टेन पर्टिकुलर एंगल्स है जिसपे कुछ तो भी इनके वैल्यूज आते हैं. तो वो वैल्यूज कैसे हम निकाल सकते हैं ये समझेंगे. अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं टेबल बाय हार्ट नहीं करवाऊंगा. आपको खाली ये डेफिनेशन ध्यान में रखना है, टेबल खुद ब खुद बन जाएगा. सो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं. सो हम टेबल बनाएंगे. यहाँ पर थीटा लिखता हूँ, यहाँ पर साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा एंड कोसेक ऑफ थीटा. और यहाँ पर एंगल की वैल्यूज लिखता हूँ 0 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. आप लोग जब 11th में आओगे ना तो मैं आपके पास एक ग्राफ बनवाऊंगा. तो जब ग्राफ आप बनाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि सेम वैल्यूज रिपीट होती है. तो आप जब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो तो आप सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल्स ही पढ़ते हो और इसी के वैल्यूज निकालते हो. ऐसा क्यों? बाकी के एंगल्स के वैल्यूज क्यों नहीं निकाल सकते हैं? बिकॉज क्या होता है कि इसकी वैल्यूज रिपीट होती है. क्या होती है? वैल्यूज रिपीट होती है. मतलब 0 से लेकर 90 में जो वैल्यू आ रही है वही फिर से क्या आएगी, फिर से वही सेम वैल्यूज आने वाली है. तो अलग अलग एंगल के लिए बार बार अलग अलग टेबल में क्यों बनाओ. तो हम लोग एक रूल पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में. उस रूल के थ्रू कौन सा भी एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. 1000 डिग्री, 1 लाख डिग्री, ओके, 1500 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री, 720 डिग्री, कोई भी एंगल हो हम लोग उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अलग से हम कुछ याद नहीं रखेंगे. सो एट दिस मोमेंट हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री की वैल्यूज ध्यान में रखेंगे. क्यों? बिकॉज बाकी के वैल्यूज की जरूरत नहीं है. आपके खाली रेफरेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ. अगर आपको थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया होगा तो. अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये देखो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है. इसको मैं y से डिनोट करता हूँ. यहाँ पर थीटा मतलब यहाँ पर एंगल आएगा. ये 0 डिग्री है, ये मेरा 180 डिग्री है, ये मेरा 360 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है. सो दिस इज ओनली फॉर योर रेफरेंस. वो अभी नहीं आने वाला है. 11th स्टैंडर्ड में हम और अच्छी तरीके से देखेंगे. बट एज ऑफ नाउ
खाली आपके समझने के लिए। आप क्या करो ना, कहीं पर भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट। आप कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, वो क्या हो रही है ना, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब इन दो एंगल्स का वैल्यू सेम रहेगा, जो यहाँ पर कुछ तो करस्पॉन्डिंग होगा। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओके 1/2, मान लो √3/2, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1। तो कभी भी आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको हमेशा दो वैल्यू सेम मिलेंगी दो एंगल्स के लिए। इसलिए मैं ये बोल रहा था कि अगर आप ये वाला ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे, ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक का, सेम शेप यहाँ पर रिपीट हो रहा है, सेम शेप यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। इसलिए हमको 90 डिग्री से ज्यादा की वैल्यूज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं गिरती है। और डोंट वरी, डोंट, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, खाली मैं लॉजिक बता रहा हूँ। क्यों? हाँ, ये सवाल पूछना जरूरी है मैथ्स में। कैसे सॉल्व किया? गलत सवाल है तो फिर आपको मैथ्स हमेशा डिफिकल्ट जाएगा। आपको हमेशा पूछना है ये सवाल, क्यों ऐसे किया? Why like this? Why you are writing like this only, sir? Why you are writing in this order only? What if I change the order? Why should I write in this order only? ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए, उससे आपको लॉजिक मिलता है। एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया ना, कितना भी घुमा के डालने दो न्यूमेरिकल्स, तुमसे सॉल्व होगा। So our thing should only be regarding understanding of the topic. So between 0, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. अब इसको याद कैसे रखें? तो याद नहीं रखना है। हाँ, आपको सिमिलैरिटी करके चैप्टर है आपके ज्योमेट्री में। हाँ, उस सिमिलैरिटी चैप्टर में आप थ्योरम्स पढ़ेंगे, उसमें एक थ्योरम है 30, 60, 90 थ्योरम। तो थ्योरम क्या बोलती है? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया हाफ। और वही थ्योरम आगे क्या बोलती है? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया √3/2। फिर उसी चैप्टर में एक और थ्योरम है, दैट इज 45, 45, 90 थ्योरम ना, सिमिलैरिटी चैप्टर, आप ही के 10th स्टैंडर्ड के पोर्शन की बात कर रहे हैं। सो दैट 45, 45, 90 थ्योरम क्या बोलता है? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, और इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा 1/√2। साइन ऑफ 0 इज 0 and sin 90 is 1। बस इतना ही ध्यान में रखना है, हो गया तुम्हारा टेबल। अब कुछ भी नहीं बनाना है, सब खुद ब खुद बन जाएगा। तो कॉस का फुल फॉर्म क्या था? कोसाइन। को मतलब साइन के साथ वाला, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जहां पर साइन काम नहीं आएगा वहां पर कॉस को साथ में लाएंगे तो दोनों मिलके वो पूरा काम पूरा कर सकते हैं। को, तो जब भी वो को वर्ड है मतलब वो उसका पूरक है। क्या है उसका पूरक है? जैसा हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहां पर हस्बैंड रोल नहीं निभा सकते वहां पर वाइफ आ जाएगी रोल निभाने, जहां पर वाइफ रोल नहीं निभा सकती वहां पर हस्बैंड आ जाएगा। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। को तो को साइन था, मतलब उस साइन का पूरक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर यहाँ पर 0 है तो कॉस में 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। हाँ, 30 डिग्री की वैल्यू 60 डिग्री के साथ स्वैप हो जाएगी और 0 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री के साथ स्वैप हो जाएगी। तो यहाँ पर 30 डिग्री का वैल्यू मैं 60 डिग्री में लिखूंगा और 60 डिग्री का वैल्यू मैं 30 डिग्री में लिखूंगा। 45 का एज इट इज ही रहेगा। क्यों? दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है 90 डिग्री में। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आपको पता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ सम ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री देन दोस एंगल्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जब साइन कोसाइन ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। tan एंड cot, टैंजेंट और कोटेंजेंट है ना। सो tan एंड cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है।
सीकेंड कोसीकेंड, तो सेक और कॉसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, हाँ, इसलिए 45 डिग्री 45 डिग्री सेम रहेगा। अब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको ओके। सो नेक्स्ट tan, तो इसको बाय हार्ट नहीं करना है, तो मैंने बताया था tan को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन बाय कॉस, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो ये हो गया मेरा 0, यहाँ पर डिवाइड किया, पे 2 और 2 हो गया मेरा कट, तो यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर बच गया √3, ये हो गया मेरा 1/√3। फिर से साइन बाय कॉस किया, तो 1/√2 1/√2 काट हो गया, तो क्या बचा 1, तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया, राइट, सो ये 2 और 2 कट हो गया, √3/1, √3/1 क्या होगा √3। अब 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग इंफिनिटी सिंबल से डिनोट करते हैं, ये सिंबल का नाम क्या है इंफिनिटी, जीरो डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, वो मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है, इसलिए मैं नॉट डिफाइंड बोल सकता हूँ या उसको इंफिनिटी सिंबल से डिनोट कर सकता हूँ। ओके, तो tan हो गया, cot कॉम्प्लीमेंट्री है tan का, तो वही 90 डिग्री का वैल्यू 0 में लिखेंगे, 0 का वैल्यू 90 डिग्री में लिखेंगे, 60 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री में रखेंगे, और 30 डिग्री का वैल्यू 60 डिग्रीज में लिखेंगे, 45 का रहेगा एज इट इज। फिर सेक, तो सेक हमने देखा था किसका, वो रेसिप्रोकल है कॉस का, तो 1/cos, तो यहाँ पर cos की वैल्यू मुझे पता है, सो 1/1 क्या होगा 1, फिर 1/√3/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा, सो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/√3, देन रेसिप्रोकल ऑफ 1/√2, तो √2 ऊपर चलेगा, √2/1, that will give you √2, then reciprocal of 1/2, so 2 ऊपर चले जाएगा 2/1, तो ये आपको दे देगा 2, then 1/0, तो 0 डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता है, इसलिए ये भी आपका हो जाएगा इंफिनिटी। तब कोसेक क्या है, कोसिकेंड, मतलब कोसेक का, सेक का क्या है कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए 90 डिग्री का वैल्यू मिलेगा 0 को, 0 का वैल्यू मिलेगा 90 डिग्री को, ओके, फिर 60 डिग्री का वैल्यू मिलेगा 30 डिग्री को, और 30 डिग्री का वैल्यू मिलेगा 60 डिग्री को, और 45 डिग्री का वैल्यू रहेगा सेम। तो देखो हमने बाय हार्ट नहीं किया है, और बाय हार्ट नहीं करना है, बहुत ही गलत हैबिट, बाय हार्ट करना इज अ वेरी वेरी बैड हैबिट, डू नॉट डू दैट। इफ आस्क्ड एट एनी इंस्टेंट, ओके, नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को साइन थीटा का ही खाली वैल्यू ध्यान में रखना है, साइन थीटा का वैल्यू पता है तो आप कॉस का वैल्यू कभी भी निकाल सकते हैं ना। मान लो आपको पूछा है tan 30 डिग्री, याद नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, sin 30 बाय cos 30 लिख दिया, sin 30 1/2, तो sin 30 के सभी साइन के सभी वैल्यूज पता है, तो √3/2 नीचे लिख दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, 10 सेकंड जाएगा ज्यादा से ज्यादा, 15 सेकंड जाएगा, चलेगा। बाय हार्ट नहीं करना है, पूरा का पूरा जो हम लोग ने टेबल बनाया है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से बनाया है, दिमाग यूज करके बनाया है, बस दिमाग ही यूज करना है। Avoid by hearting the stuffs. If you forget the thing in exam, or if you remember the wrong value, or if you do not remember at all, how you are going to solve in the exam? हमेशा ये सवाल पूछना कि एग्जाम में मैं कैसे सॉल्व करूंगा, एग्जाम में मुझे कैसे क्लिक होगा कि इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टेबल, इस टेबल को प्रैक्टिस करना है, एंड अगेन हम बाय हार्ट नहीं करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे अहेड।
हेलो हेलो। हाँ, उसको बड़ा करिए ना तो हमको दिखेगा, पूरा स्क्रीन बड़ा करिए। The front camera is too good. क्या करना है? अरे करना क्या चाहते ये ना ऐसा है ना, वो ऐसा दिख रहा है सर को, कैसे दिख रहा? ऐसा दिख रहा है। आपको ऑटो रोटेट करना पड़ेगा यहाँ से। एक मिनट निकल, एक मिनट। अच्छा तो ये अच्छा अच्छा, इसको ऐसा करके लगाना पड़ेगा क्या? ऐसा यहाँ से ऑटो रोटेट करो। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। रेट मोड में। हम्म, नाउ इट्स गुड आई थिंक ना। सही है। सर आता बघा इथे, चेक करा. हो झालं, गया केलं हो आता. गया। आता झालं स्क्रीन रोटेशन. बड़ा रहा है ना सर? हाँ बोर्ड आ रहा हे कसं दिसत सरांना पूर्ण? क्या? आहे माहिती नाही यातल्यामध्ये. उससे नहीं होता है, पता नहीं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम तो पढ़ते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल ये ज्यादा अच्छे से बोले तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक वर्ड बार बार आ रहा होगा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक बार तो बहुत इजीली क्लियर हो जाती है कि अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस होता होगा किसका? पोटेंशियल का। लेकिन यहाँ तक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट की बात है तो अपन को थोड़ा सा एफर्ट करना होगा। बहुत ही आपके बेसिक वाले लेवल पे चीजों को समझा जा सकता है, थोड़ा अपने को एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज एनर्जी ना, एनर्जी क्या चीज है, तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत आराम से बताएंगे जो डिस्कशन और ये बचपन में पढ़े होते हैं ना, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी ना। तो कैपेसिटी टू डू कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। तो कैसे पता करते हैं किसी चीज के पास एनर्जी है नहीं? तो पता करने का बड़ा ये इजी तरीका है, आप चेक करिए क्या वो वर्क कर सकता है। जैसे कि कोई मास मान लो और वो मूवी बना रहे हैं
वेलोसिटी है उसमें ना, मूव करता हो जाएगा, उसके सामने कोई ग्लास रख दो उसको तोड़ देगा ना, बेसिकली वर्क कर सकता है, किसी दूसरे रुकी हुई चीज को मूव करा सकता है उससे कोलाइड करके, तो हम बोलेंगे ये मूविंग मास के पास एनर्जी है। ओके, अब ध्यान से सोचो, ऐसे ही मान लो इस तरह का कोई सरफेस है कहीं, और इस पे ना मैं किसी मास को ऐसे पुश करते 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 इसको मैं ऊपर ऊपर की तरफ पुश करते हाइट तक ले जाऊंगा, और मान लो यहाँ ले जाकर, तो क्या मैं इसको ऊपर पुश करके ले जाऊंगा तो इसमें एनर्जी आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि ऊपर पुश करके क्या अगर मैं छोड़ दूं तो नीचे आके फिर वॉक कर सकता है, जब वो नीचे आएगा तो तेज हो जाएगा, और तेज होगा तो एनर्जी आ जाएगी, जैसे हम पास में एनर्जी। इसका मतलब जो मास को हम ना किसी हाइट पे ऐसे पुश करते हुए ले जाते हैं, जब बाहर वाला एक्सटर्नल है, इसको जो बाहर पुश करते हुए ले जा रहा है इसको नॉर्मली क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। थोड़ा सा लैंग्वेज को साइंटिफिक करने का तरीका है बाहर वाला ना, एक्सटर्नल एजेंट। देखो एक्सटर्नल एजेंट एफर्ट कर करके थक रहा है कि नहीं, उसको पुश करके जब ऊपर ले जा रहा है तो ऊपर इसकी एनर्जी बढ़ी, मतलब जो चीज जब मास जितनी ही ऊपर रखा है उतनी ही ज्यादा उसमें एनर्जी है कि नहीं। अब देखिए 10 मान लो 5th फ्लोर से कोई चीज नीचे ड्रॉप करोगे तो उसमें ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा तेजी से टकराएगा, नीचे ज्यादा तबाही मचा सकता है, और फर्स्ट फ्लोर से ड्रॉप करते हैं तो उसमें कम एनर्जी है। इसका मतलब जितने ही ज्यादा हाइट तक हम उसको कैरी करके ले जाते हैं, पहले तो कोई उठा के ले जाएगा ना उतने ऊपर तक, मेहनत करता है। एक्सटर्नल एजेंट जितना ही एफर्ट करता है, एक्सटर्नल एजेंट जितना ही वर्क करता है, थोड़ा टेक्निकली बोले तो वर्क करता है, वो तो कहीं ना कहीं उसमें स्टोर होती है, जब उसको छोड़ेंगे तो उतना हाइट से फिर नीचे आएगा ना। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन कुछ खास फोर्सेस के प्रेजेंस में ऐसा होता है। और ऐसी एक फोर्स क्या है? ग्रेविटी है। और इसे थोड़ा सा भी पढ़े रहते हैं, मैं रिलेट करता हूँ, थोड़ा समझ पाना टफ है, नहीं उसका बस जान पाएंगे। तो देखिए, तो जितना ज्यादा हाइट ले जाके छोड़ेंगे उतना ज्यादा इसमें एनर्जी होगी, ये बात तो सही है। तो मतलब जितना ज्यादा ये हाइट पे गेन करेगा उतना ज्यादा इसमें एनर्जी होगी, ऐसा ना। अब मान लो, देखो ध्यान से, मैं बोलूं कि ऐसे ये ज्यादा हाइट पे इधर मैंने मास को यहाँ पे, और यहाँ पे ज्यादा हाइट पे ले गया है एक दूसरे मास को, ज्यादा हाइट पे h2, और ये h1 ना, और मान लो h2 इज ग्रेटर देन h1 ना, ये वाला हाइट अधिक है, और यहाँ पे एक मास मुझे जाता है, मान लो m1 और ये m2 वाले मास को मैं इतना ऊपर ले जाता हूँ, तो कौन किस मास में ज्यादा एनर्जी होगी ना। तो ये बताने के लिए फिर अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा है, कम है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि तो सारे मास भी ज्यादा है और हाइट भी ज्यादा है। तो दो चीजें अपने को समझनी होंगी कि एनर्जी ज्यादा होना मास पे भी डिपेंड करता है और हाइट पे भी डिपेंड करता है इस वाले केस में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ध्यान से देखो, इसी तरीके से इस मास की जगह वाटर को भी तो ले जा सकते हैं। मान लो यहाँ पे कंटेनर है जो h1 है, और यहाँ पे एक कंटेनर है जो h2 है, हाँ? इसमें भी मान लो इसमें थोड़ा सा पानी ले जा सकते हैं, और इसमें भी पानी, तो मैं बोलूं कि किस वाले कंटेनर में अलग अलग मास हो सकता है वाटर का ना, मैं बोलूं यहाँ एनर्जी ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा है। तो एनर्जी इस बात पर, यहाँ बहुत पानी होगा और हाइट कम होगा ना, तो भी इस टैंक को भरने में ज्यादा एफर्ट लगा होगा, मतलब टोटल एनर्जी यहाँ अधिक हो सकती है, हाँ, और यहाँ कम हो सकती है। लेकिन जब भी आप इस दोनों टैंक को कनेक्ट करते हैं ना, तो वाटर हमेशा ना ऊपर वाले से नीचे वाले की तरफ फ्लो करती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है शक्तिमान, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है ना, उसके 1 kg वाटर की एनर्जी यहाँ पे है, 1 kg वाटर। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ एनर्जी अधिक है तो यहाँ मास को डिपेंड करेगा, लेकिन अगर मैं पर केजी एनर्जी यहाँ अधिक होगी यहाँ, तो वो मास पे डिपेंड नहीं है। ये वैसी ही बात है कि अगर मान लो एक कमरे में 5 लोग हो और एक कमरे में 10 लोग हो, तो मैं पूछूं कि अच्छा दोनों कमरे में लोगों को बोले कि सेल्फ एडजस्टमेंट करो और जहाँ कम भीड़ भाड़ है वहां से एक जैसा मतलब करो, तो किस कमरे से लोग किस में जाएंगे। तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये बोलना कि
कि जिस कमरे में 10 लोग हैं उससे 5 वाले में जाएंगे बहुत गलत है। अगर मान लो जिसमें 10 लोग हैं वो कमरा काफी बड़ा हुआ तो वहाँ रिलेटिवली भीड़ कम होगी ना। तो 5 कमरा जिसमें 5 लोग हैं वो कमरा बहुत छोटा है, उससे लोग उस कमरे में थोड़ा सा फोटो बनाता हूँ ताकि आप समझिए कितना छोटा कमरा है मान लीजिए, और इसमें 5 लोग हैं ना, और ये कमरा बहुत बड़ा है, मान लीजिए 4 गुना बड़ा है, और इसमें 10 लोग ना, तो इससे ही लोग उसमें जाएंगे ना। तो फ्लो किधर होगा ना, देखिए फ्लो कभी भी अभी अपने क्या स्टेट में वो कर सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए थोड़ा सा मैं इसे रिलेट करूं करना जरूरी है, अदरवाइज आपको आएगा नीचे से। देखिए अपने कंट्रोल क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ पे मास बहुत ज्यादा है, मान लो यहाँ पे वाटर का मास m2 और यहाँ m1, मान लो m2 बहुत बहुत ज्यादा है m1 से, तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाएगा, क्योंकि भरने में बाहर वाला सबसे अधिक खाता है इस वाले का ना, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ जाता है ना। मास में जो एनर्जी आती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम, लेकिन वाटर किधर से किधर फ्लो करेगा, इस वाले से इस वाले, मतलब अब ये कह सकते हैं कि वाटर फ्लोज फ्रॉम क्या, कम एनर्जी है वहां पे ज्यादा एनर्जी है, कम एनर्जी से नहीं, यहाँ क्या अलग है, यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट मास अधिक, इस चीज को अपने बोलते हैं पोटेंशियल, क्या बोलते हैं पोटेंशियल। और यहाँ पे ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे लोग सही से पढ़े होंगे, थोड़ा माइंड में भी आप पढ़ते हैं ये, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि ये अपने विजुअलाइज कर सकते हैं, इसलिए ये बात अपने को आनी चाहिए। तो वाटर फ्लोज फ्रॉम, अगर ऑब्जर्वेशन देखिए इसमें, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लोअर। अच्छा, जहां पोटेंशियल हायर है, पोटेंशियल अधिक होने का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर अधिक है इसका मतलब 1 केजी मास की एनर्जी वहां है, तो ये बात है। तो इतनी बात बस रिकॉल करने के लिए है ना, रिकॉल करने के लिए, थोड़ी चीजें तो कनेक्टेड होती हैं ना, थोड़ा सा सोच सकते हैं, और ये बहुत तेजी से आपको अच्छे से समझ आएगा ये, क्योंकि ऐसा हम हमेशा देखते हैं। आप देखो ना छत पे तुम अपने जाना और वाटर वाला टैंक है, तो किसमें एक चम्मच पानी लेके जाना हाथ में, तुमको पानी छत तक ले जाने में ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगी टंकी, तो वाटर टैंक भरने में आपको ज्यादा एफर्ट, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी किसमें है, वाटर टैंक। यार एक चम्मच पानी नीचे गिरा हुआ तो कितनी दवाई मचाएगा, और पूरा वाटर टैंक 1000 लीटर वाला गिरा हुआ तो कितनी दवाई मचाएगा, तो ज्यादा एनर्जी वाटर टैंक है। लेकिन अगर मान लीजिए चम्मच वाले पानी को थोड़ा ज्यादा ऊपर उठा के आप ऐसे करेंगे ना, तो चम्मच से पानी टैंक से पानी चम्मच में नहीं आता, दिस इज वेरी इजी। लेकिन सोचिए अगर हम, तो चम्मच में ऐसा क्या डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी वाटर टैंक की ज्यादा है, लेकिन चम्मच में डिफरेंट है कि अगर पर यूनिट जितना पानी टैंक का देखे उतना ही पानी अगर चम्मच का देखे, तो एनर्जी पर यूनिट मास चम्मच के पानी का अधिक है, और दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। चलो लिखो जल्दी से, तो ये बात रही थोड़ी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। अच्छा, अब इसके बाद देखिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी अब देखो, अब धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, मान लो पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसा डिफाइन किया जाता है, द वर्क डन, देखो द वर्क डन बाय an external agent, the work done by an external agent in bringing 1 unit charge, in 1 unit charge from infinite to this point
एक्सटर्नल एजेंट जितनी मेहनत करेगा एक यूनिट चार्ज लाने इनफाइनाइट से इस पॉइंट पी तक, उसको बोलेंगे यहाँ का पोटेंशियल। पर यूनिट चार्ज क्यों? टोटल एफर्ट और टोटल चार्ज होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, और एक यूनिट चार्ज की जो एनर्जी हो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको बोलेंगे अपने। अच्छा, अब अगर मान लो ये पॉइंट है Q, तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in carrying a charge from infinite to ऐसे इसी पॉइंट पे ऐसे डिफाइन किया है। अब आगे देखो, अब मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q ना, तो पोटेंशियल एट Q जो होगा वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू Q होगा। और जो पोटेंशियल एट P होगा वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P। मान लो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमने मेहनत की कितनी? 10 जूल, और यहाँ से यहाँ लाने में हमने मेहनत की कितनी? मान लो 20 जूल। और यहाँ से यहाँ लाने में कितना? 10 और तो इनफाइनाइट टू Q कॉलम करो ना, एक कॉलम के लिए हम निकालते हैं। तो यहाँ इनके बीच में एक कॉलम चार्ज, तो यहाँ से यहाँ एक कॉलम चार्ज होता है। इस चीज को बोलते हैं हमने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्या? क्योंकि जैसे P पे हायर पोटेंशियल है ना, मतलब P तक चार्ज को लाने में ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो P से जैसे ही चार्ज को छोड़ो तो वो बहुत तेजी से दौड़ता हुआ Q तक। जैसे ऊपर हाइट, ज्यादा हाइट पे अगर 1 केजी पानी को ज्यादा हाइट पे ले जाते हैं और छोड़ते हैं तो कम हाइट, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कम हाइट पे ज्यादा पानी है, एनर्जी टोटल एनर्जी कहाँ ज्यादा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। पर केजी पर यूनिट मास एनर्जी अगर ऊपर अधिक है तो ऊपर से पानी नीचे की तरफ फ्लो करता है। ऐसे ही पर यूनिट चार्ज जहां एनर्जी अधिक हो, मींस पोटेंशियल जहां अधिक हो, वहां से चार्ज पर यूनिट चार्ज जहां पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, मतलब जहां पोटेंशियल कम होगा वहां फ्लो करेगा। इसका मतलब अपनी एक ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं क्या कि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल। Why the term potential? Potential means potential energy per unit charge. Potential energy per unit charge. दो कमरे के बीच में अगर अपने को एडजस्टमेंट करना हो ना कि किधर आराम से आएगा, तो अपने ये नहीं देखेंगे कि इस कमरे में अधिक लोग हैं कि उस कमरे में अधिक लोग हैं, ये देखेंगे अपने को ज्यादा काम है। So the potential energy per unit charge. Charge always flow from higher potential. Potential energy per unit charge to lower potential. So lower potential की तरफ flow करता है। Again the potential means the same thing. Potential means the charge. हम इनको पहले इस बात तब आगे बात करते हैं। Potential difference between two points. Potential difference between two points. Say A and B. मान लो पॉइंट A है और ये B है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे? पोटेंशियल एट B इक्वल्स
work done in carrying 1 coulomb charge from infinity to point B, and potential at A equals work done in carrying 1 coulomb charge from infinity to point A. Why infinity? Infinity तक कोई डायरेक्शन नहीं, उसके बाद लाइन करो ना, उसके बाद एफर्ट लगेगा। अब देखो ध्यान से, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? VA माइनस VB, VA माइनस ये कितना आएगा बताओ? पोटेंशियल एट ए इज वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम्ब फ्रॉम इनफिनिटी टू A माइनस वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम्ब फ्रॉम इनफिनिटी टू B। तो एग्जांपल में समझते हैं, वही वाला प्रोग्राम। मान लो ये है ना, अनंत से यहां तक, इनफिनिटी से यहां तक आने मान लो अपने 10 जूल, मान लो 20 जूल, मतलब यहां से यहां लाने में अपने कितना वर्क? वर्क डन इन ऑर्डर टू कैरी 1 कूलम्ब फ्रॉम इनफिनिटी टू A माइनस वर्क डन इन ऑर्डर टू कैरी 1 कूलम्ब फ्रॉम इनफिनिटी टू B। इसका मतलब कितना आ रहा है? और पर कूलम्ब आएगा, क्योंकि एक कूलम्ब चार्ज की बात करते हैं पर कूलम्ब के साथ, ठीक है। ध्यान से तो मैं आराम से बोलने वाला हूँ, ये बात समझने वाली थी, तो धीरे धीरे और अच्छे से करेंगे ना, पावर वर्क पढ़ेंगे और अच्छे से समझाता है। ध्यान से इनफाइनाइट से एक कॉलम को यहाँ तक कैरी करने में 10 जूल, और इनफाइनाइट से एक कॉलम को यहाँ तक कैरी करने में 20 जूल। तो अगर एक्सटर्नल एजेंट इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में मेहनत कितना किया? 10 जूल। तो एक कॉलम की एनर्जी यहाँ कितनी है? 10 जूल। मतलब यहाँ पोटेंशियल कितनी है? 10 जूल पर कॉलम। सो पोटेंशियल एट D कितना हो गया? 3 जूल पर कॉलम। पोटेंशियल A तक एक कॉलम कितना हुआ? 20 जूल। तो A पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 20 जूल। A पे पोटेंशियल कितना? पोटेंशियल एट A इक्वल टू 20 जूल पर कूलम्ब, क्योंकि ये पोटेंशियल इसको एक बार जल्दी से, और ये वाला लिख लेना है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ से यहाँ तक करवाता हूँ। चलिए अब देखो, ये जो यूनिट है ना पोटेंशियल का, पोटेंशियल का यूनिट क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ऑर्डर टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम, मतलब डेफिनेशन में डिफाइन कर दो कैसे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ऑर्डर टू कैरी 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम फाइनाइट टू अ पोटेंशियल इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट द गिवन लोकेशन। सो पोटेंशियल को अगर देखें तो वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का कूलम्ब, तो जूल पर कूलम्ब, इसको अपने शॉर्ट में बोलते हैं वोल्ट, वोल्ट ना, और नोटेशन इसके लिए ऐसे कैपिटल V को यूज करते हैं। ये कुछ भी नया नहीं है, जैसे जब बड़ा सा यूनिट आ जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको अपने बोलते हैं न्यूटन। जस्ट एक एक्सरसाइज इसको नोट कर लें, और एक वोल्ट का मतलब मैं समझता हूं जूल पर कूलम्ब। अब हम कुछ अच्छे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के नाम पे चार्ज फ्लो करता है, तो चार्ज क्यों फ्लो करता है ये अपने को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। ठीक वैसे ही जैसे बहुत ज्यादा हाइट पे रखे हुए टैंक से कम हाइट वाले टैंक पे वाटर फ्लो करता है। क्या ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ फ्लो करता है? नहीं, कम एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी कम होगी फिर भी वहां से ज्यादा एनर्जी वाले सिस्टम में फ्लो हो सकता है। कैसे? कैसे बोल देना कि तालाब में चम्मच से पानी में डाल सकता हूं, चम्मच के पानी की एनर्जी कम है, तालाब के पानी की ज्यादा है, लेकिन अगर 1 ग्राम पानी की एनर्जी देखोगे तो चम्मच वाले पानी की ज्यादा है, तो एनर्जी पर यूनिट मास अधिक है, मास पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है ये अलग बात है, और एक मेंबर की एनर्जी या पर यूनिट समथिंग एनर्जी कितनी है वो दूसरी बात है। तो पर यूनिट मास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और पर यूनिट
चार्ज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। अपने से कभी पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो हम बता देंगे। और इस पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा मोर स्पेसिफिक, इस पोटेंशियल एनर्जी को अपने क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी को बताओ थोड़ा डर जाएगा, वो कुछ जानता है बस, और क्या नाम ही क्या है, तो डरना नहीं है, धीरे धीरे बोलने से आ जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से मैं पूछता हूँ, देखो अच्छा चार्ज ज्यादा, कहीं पे चार्ज की एनर्जी ज्यादा होगी तो वहां से कम एनर्जी वाले स्टेट में फ्लो करेगा, या कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी। तो ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते हैं कि एक कूलम चार्ज की एनर्जी अगर यहाँ अधिक है और यहाँ कम है, यहाँ से एक कूलम कम है। चलो देखो जल्दी से हो गया मुझे लगता है। तो अब इसके बाद ये करते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे देखो पोटेंशियल पॉइंट्स पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल मैं बोलता हूँ 20 वोल्ट, कितना बोलता हूँ 20 वोल्ट, और यहाँ का दिस इज पॉइंट बी। ध्यान से देखना, अभी एक्सरसाइज करने से ही अपनी बात है, तो और टाइम पास कर सकते हैं ज़्यादा बिना किया आएगा नहीं तो क्या ही होगा। और यहाँ पोटेंशियल जो है मैं बोलता हूँ 5 वोल्ट। अच्छा जब भी मुझे कोई बोलता है ना पोटेंशियल 20 वोल्ट, मैं समझ जाता हूँ अच्छा ये पोटेंशियल ये नोटेशन सबसे लगा देते हैं। तो मुझे बोलता है पोटेंशियल एट ए इज 20 वोल्ट, मतलब देखो एक कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाते लाते 20 जूल तक किया गया है। कैसे? जब भी नई यूनिट सीखे तो उसको कई बार पुरानी यूनिट्स में तोड़ तोड़ के पहले एडिशन टू से पता चला। वोल्ट मींस जूल पर कूलम, 20 जूल्स एवरी कूलम। हर कूलम को यहाँ पहुँचाने के लिए 20 जूल की मेहनत लगी। और यहाँ पे 5 वोल्ट है, मतलब क्या VB इज इक्वल टू 5 वोल्ट, मतलब 5 जूल्स पर कूलम। एक कूलम को यहाँ तक लाने के लिए कितनी मेहनत लगी? तो ऑब्वियसली ना जब यहाँ से एक कूलम को छोड़ेंगे तो अपने आप तो आपके वहाँ जाना चाहेगा। यहाँ पे एक कूलम की एनर्जी यहाँ पे 20 जूल है और यहाँ पे कूलम की एनर्जी कितनी है? 5 जूल है। जब यहाँ से तो वहाँ जाएगा तो कितना वर्क कर सकता है? जब किसी हाइट से कुछ नीचे की तरफ जाता है तो वो कैपेसिटी उसमें एनर्जी होती है ना, हाइट पे होती है तो वो वर्क कर सकता है ना। ऐसे हायर पोटेंशियल से जब लोअर पोटेंशियल चार्ज अपने आप जाएगा और इजीली जाते हुए वो वर्क भी कर सकता है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट्स का अपने चार्ज को फ्लो करा के उनका यूज हायर पोटेंशियल से जो चार्ज लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, हायर पोटेंशियल वाली एनर्जी अधिक होती है, लोअर पोटेंशियल पे उस चार्ज की एनर्जी कम हो जाती है, तो जाते जाते अपनी एनर्जी से वर्क करके जाता है। पंखे से भेज दोगे ना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, बैटरी में देख लोगे हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल पे जब एनर्जी ज्यादा है और लोअर पोटेंशियल पे जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो जाते जाते बीच में हम बल्ब लगा देते हैं, बल्ब के रास्ते से जा थोड़ा सा बल्ब, तो ऐसा ना। चलो बाद में और थ्योरेटिकल था डिस्कशन। थैंक यू।